Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। करते हैं लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या बन रही है। लीनियरली इंडिपेंडेंट किसे बोलेंगे। मान लो लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, वी क्या है, कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ पर। ए फाइनाइट सेट एस, इसमें वेक्टर्स कौन कौन से, अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा एन। अब ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं वी से। ठीक है, वी का कोई सबसेट है। ठीक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है अगर हमारे पास ए वन ए टू ए एन ये इस तरीके से हमें स्केलर्स मिले। ठीक है, ये स्केलर्स मिले और इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है यानी कि ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन ए एन अल्फा एन ये इक्वल्स टू जीरो हो, तो हमें ये मिल जाए कि ए वन की वैल्यू जीरो है, ए टू की वैल्यू जीरो, ऐसे करते करते ए एन की भी वैल्यू जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो कोई कोई वेक्टर स्पेस है, कोई वेक्टर स्पेस है वी, उस वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट है, वेक्टर स्पेस वी है, उस वेक्टर स्पेस का कोई फाइनाइट सबसेट है ना, फाइनाइट सेट है, इसके पास अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा एन वेक्टर्स हैं, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। हम इसे शॉर्ट में वैसे ज्यादातर जगह पे एल आई लिखेंगे, आप लोग समझ जाना लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है ये। ऐसा इस अगर जो है ऐसा हो जाए कि हमें अल्फा वन अल्फा टू एंड वन अल्फा एन के लिए स्केलर्स मिल जाए ए वन ए टू एंड वन ए एन, इस तरीके से स्केलर्स मिले कि इस तरीके का लीनियर कॉम्बिनेशन ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस एंड वन ए एन अल्फा एन ये जीरो के इक्वल है, और ये इंप्लाई करे कि ए वन ए टू एंड वन ए एन सभी के सभी स्केलर्स की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम कहेंगे ये अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा एन का जो सेट है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली ऐसा ही है लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन। लीनियरली डिपेंडेंट किसे कहेंगे, मान लो कोई फाइनाइट सबसेट है अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा एन, ये किसका सबसेट है, ये है वेक्टर स्पेस वी का कोई फाइनाइट सेट है। ये लीनियरली डिपेंडेंट कह जाएगा अगर हमारे पास स्केलर्स मिले ए वन ए टू एंड सो ऑन एन सच दैट ये सभी के सभी की वैल्यू जीरो ना हो, कम से कम एक स्केलर तो ऐसा मिल जाए जिसकी वैल्यू जीरो के इक्वल ना हो, सच दैट ये जो वैल्यू है ये जीरो के इक्वल हो, यानी कि ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए थ्री अल्फा थ्री एंड सो ऑन प्लस ए एन अल्फा एन इसकी वैल्यू जीरो हो। यहाँ से सभी के सभी ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन की वैल्यू जीरो ना हो, कम से कम एक तो ऐसा हो जिसकी वैल्यू जीरो के इक्वल ना हो, तो हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। तो सिंपल सी बात हो गई कि लीनियर कॉम्बिनेशन वही रहेगा अपना, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन अपना रहेगा ए वन अल्फा वन प्लस में ए टू अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए अल्फा एन। जो है अपना जो सेट है क्या है, अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा एन, ऐसा कोई क्या है फाइनाइट सेट है। ये फाइनाइट सेट किसका है, किसी वेक्टर स्पेस वी का है, और इसके लिए हमें स्केलर्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं कि ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस एन सो ऑन ए एन अल्फा एन की वैल्यू जीरो के इक्वल है। अगर ये हमें ये इम्प्लाई कर दे कि ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन ये सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी सभी के सभी जीरो के इक्वल हैं, अगर सभी के सभी जीरो के इक्वल है तो इसे क्या कहा जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहा जाएगा। लेकिन हमारे पास कोई सा भी एक अकेला स्केलर, मान लो ए आर कोई सा अकेला स्केलर है, ये जीरो के इक्वल नहीं हुआ, सभी के सभी जीरो के इक्वल नहीं हुए, कोई सा एक है जो जीरो के इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या कहा जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए थ्री अल्फा थ्री प्लस एंड सो ऑन ए एन अल्फा एन ये जीरो के इक्वल हो,
और हमें यहाँ से ये मिल जाए कि A1 A2 सभी के सभी AN ये सब जीरो के इक्वल है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और अगर कोई एक ऐसा मिल जाता जो जीरो के इक्वल ना हो तो लीनियरली डिपेंडेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक नोट है अपने पास इसी पर बेसिस, और ये नोट जो है क्या है, ये कहता है एन इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स, an infinite set of vectors or in a vector space V over F is linearly independent if every subset of that set is linearly independent। देखो अगर मान लो हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, अब इस वी के पास मान लो इनफाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट वेक्टर्स है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, जब इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हों, है ना, फाइनाइट सबसेट्स, वो सभी के सभी क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तब ये वेक्टर स्पेस वी का जो पूरा सेट है ये भी क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा नोट। आगे चलते हैं, है ना, इसके आगे करते हैं डिस्कस। इसके आगे अपनी थ्योरम आ जाएगी लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे। ये है छोटी छोटी सी थ्योरम, लेकिन आगे बड़े बड़े से थ्योरम को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करते हैं। जैसे कि फर्स्ट थ्योरम अपना ये कह रहा है कि द सेट जीरो इज लीनियरली डिपेंडेंट। हमारे पास एक वेक्टर है और वो वेक्टर कौन सा है, जीरो वेक्टर है, तो हमें बताना ये क्या होगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर, एक सेट मान लेते एस, ये सेट जो हमारे पास है इसके पास एक वेक्टर है अल्फा और इस अल्फा की वैल्यू कितनी है, जीरो है, यानी कि यही का यही सेट लिया है, बस यहाँ पे हमने ये कह दिया है कि इसके पास जो वैल्यू है वो कितनी है, जीरो नाम की वैल्यू है, यानी कि वेक्टर कौन सा है, जीरो वेक्टर है। तो हमने क्या पढ़ा है लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट में, हमारे पास वेक्टर्स के लिए कोई स्केलर्स a1 a2 एंड सो ऑन an, जितने वेक्टर्स है उतने स्केलर एग्जिस्ट करेंगे और उसके साथ साथ ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर इस थ्योरम के लिए हमारे पास एक वेक्टर है, तो हमारे पास कोई एक स्केलर a एफ में इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि ए अल्फा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब आप बताइए यहाँ पर जो अल्फा है, इस अल्फा की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो क्या जरूरत है यहाँ पे कि अगर हमारे पास ए अल्फा की वैल्यू अगर ए अल्फा की वैल्यू जीरो के इक्वल है और हमें ये पता है अल्फा की वैल्यू पहले से ही जीरो है, तो आप बताएं कि क्या ए की वैल्यू जीरो होने की जरूरत है, क्या ए की वैल्यू जीरो होने की जरूरत है। देखो ऐसा होता है कि अगर हमारे पास दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो के इक्वल है तो इसे कहा जाता है या तो ए की वैल्यू जीरो हो जाए, या तो ए की वैल्यू जीरो हो या तो बी की वैल्यू जीरो हो, तो इनका प्रोडक्ट अपने आप जीरो हो जाएगा, ये कहा जाता है विदाउट जीरो डिवाइजर, है ना। तो यहाँ पे ए अल्फा की वैल्यू जीरो है, अल्फा जीरो के इक्वल है, तो जरूरी नहीं है कि ए की वैल्यू जीरो के इक्वल हो। ठीक है, यानी कि ए अल्फा की वैल्यू जीरो हो रही है लेकिन ए की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है। जब स्केलर की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो वो सेट क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। आ गया समझ में। ठीक, इसके आगे चलते हैं, करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या कहता है, ए सेट कंसिस्टिंग ए सिंगल नॉन जीरो वेक्टर, जैसे अभी तक हमने लिया था कि इसके पास जो वेक्टर है वो जीरो वाला वेक्टर है, तो वो क्या आ गया, लीनियरली डिपेंडेंट आ गया। अब हम जो लेके चल रहे हैं सिंगल एलिमेंट्री सिंगल वेक्टर लेके चल रहे हैं, लेकिन इस बार वो जीरो के इक्वल नहीं है, और अगर जीरो के इक्वल नहीं होगा तो वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ऐसा हमें प्रूफ करके बताना है।
तो चलिए करते हैं डिस्कस। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट है, इस सेट के पास जो एलिमेंट है, जो वेक्टर है, वो अल्फा एक वेक्टर है और अल्फा 0 के इक्वल नहीं है। एक वेक्टर है तो स्केलर हमारे पास कितना एग्जिस्ट करेगा, एक स्केलर एग्जिस्ट करेगा फील्ड एफ में सच दैट ए अल्फा इक्वल्स टू 0 है। इस बार देखो अल्फा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, अल्फा 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन ए अल्फा 0 के इक्वल हो रहा है। तो क्या होगा, ए बी 0 के इक्वल नहीं, 0 के इक्वल है। यहाँ से अगर कहते ए 0 के इक्वल नहीं है तो किसे 0 होना पड़ेगा, बी की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। तो सेम यही प्रोसेस का यूज कर लेते हैं। ए अल्फा 0 के इक्वल है तो हम कहेंगे अल्फा 0 के इक्वल, अगर नहीं है तो ए को 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो जैसे ही स्केलर 0 हो गया वैसे ही सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि ए सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। देखो हमारे पास वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स का कोई सा सेट है, उस सेट में कोई सा एक वेक्टर अगर 0 है तो वो कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आपको पहली वाली थ्योरम से लग जाएगा कि अगर 0 वेक्टर आता है तो वो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अगर वेक्टर 0 हो गया तो स्केलर को 0 होने की जरूरत नहीं है। तो सेम इसी तरीके से थोड़ा सा कहीं पे ऐसा ही हो जाएगा और अपन कह देंगे लीनियरली डिपेंडेंट है। तो मान लेते हैं हम कि लेट एस इक्वल्स टू क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा m है। मान लेते हैं कोई सा एक वेक्टर अल्फा आर, ये क्या है, 0 के इक्वल है। आगे बात समझ में, एस इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा m कोई वेक्टर्स का फाइनाइट वेक्टर्स का सेट है। अब इसमें अल्फा आर कोई वेक्टर है जो कि 0 के इक्वल है। अगर अल्फा आर 0 के इक्वल है तो बताओ हम ऐसा लिख सकते हैं, 0 इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू 0 इंटू अल्फा 1 प्लस 0 इंटू बीटा 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 इंटू अल्फा आर प्लस एंड सो ऑन और 0 इंटू अल्फा इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते? तो देखो जैसे हमारे पास कोई सा वेक्टर है, देखो यहाँ पे कोई सा वेक्टर है हमारे पास अल्फा आर, इसकी वैल्यू कितने के इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो बताओ अगर मैं इसमें किसी नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, बोलो होगी क्या? और ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल होगी तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट 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 प्लस 1 इंटू अल्फा आर और प्लस और फिर से डॉट 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 और फिर 0 इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और अगर ऐसा हम लिख सकते हैं इस तरीके से तो बताइए कि अगर मैं यहाँ पे 0 इंटू अल्फा 1 लिख दूँ प्लस 0 इंटू अल्फा 2 लिख दूँ प्लस 0 इंटू अल्फा 3 लिख दूँ प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 इंटू अल्फा आर लिख दूँ प्लस एंड सो ऑन, अपन ने अल्फा एम तक माना है तो 0 इंटू अल्फा एम लिख दूँ, तो ये भी 0 के इक्वल होगा क्या? और अगर ये भी 0 के इक्वल हो जाता है तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट a1 इंटू अल्फा 1 प्लस a2 इंटू अल्फा 2 प्लस a3 इंटू अल्फा 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस यहाँ पे मान लेते ए आर है इंटू अल्फा आर है प्लस एंड सो ऑन प्लस में ए एम है और अल्फा एम है, इन सब की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हमने देखो यहाँ से क्या लिखा है, यहाँ पर हमने a1 की जगह पे क्या, 0 की जगह पे a1 लिखा है, 0 की जगह पे क्या लिखा है, a2 लिखा है, 0 की जगह पे a3 लिखा है,
ऐसे ही ए आर जो है 1 की जगह पे लिखा है और ऐसे ही ए एम जो है ये 0 की जगह पे लिखा है। तो देखो हमारे पास ये A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन AR अल्फा आर प्लस एंड सो ऑन AM अल्फा M ये 0 के इक्वल है। और उसके साथ साथ जो स्केलर्स है ये 0 हो रहे हैं, ये 0 हो रहे हैं, ये 0 हो रहे हैं। लेकिन एक स्केलर हमें ऐसा मिल रहा है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। यानी कि एक भी स्केलर अगर हमें 0 के इक्वल मिल जा 0 के इक्वल नहीं मिलता है, यानी कि किसी भी कोई सा भी स्केलर नॉन जीरो हो गया, तो उस कंडीशन में वो सेट्स क्या होते हैं वेक्टर्स के, वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा थ्योरम है यहाँ पे, तो हमारे पास स्केलर्स मिले तो सही A1 A2 एंड सो ऑन AM, लेकिन सभी के सभी 0 के इक्वल नहीं है। और अगर सभी के सभी 0 के इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएगा। बोलिए समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है, तो इस तरीके से ये सेट ऑफ वेक्टर्स जिसमें से एक वेक्टर 0 के इक्वल है, तो उसी 0 के कारण से ये वेक्टर का सेट क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो अगर ये क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम को पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम का स्टेटमेंट है एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि कोई सेट है अपने पास, वो लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट है, तो उसके जो भी सबसेट होंगे वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ऐसा इस थ्योरम का कहना है। तो देखिए करते हैं प्रूफ। मान लेते हैं कि कैपिटल ए ये कोई वेक्टर्स का सेट है, इसके पास क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा m वेक्टर्स है, और ये जो सेट है वेक्टर्स का ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अपने मन से कोई सा भी आर्बिट्रेरी इसका कोई सा सबसेट मान लेते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा आर जो है इसका कोई खुद से माना हुआ सबसेट है, जहाँ पे आर एम से छोटा या बराबर है और 1 से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है। ये कोई क्या है, ए का सबसेट है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा आर है, तो इनके लिए हमें हमारे पास फील्ड में स्केलर A1 A2 एंड सो ऑन AR स्केलर्स मिल जाएंगे। और अगर मिल जाएंगे तो बताओ, देखो इधर समझ लेते हैं अपन, है ना, यहाँ पर समझ लेते हैं हमारे पास कितने स्केलर्स हैं, कितने वेक्टर्स हैं, R वेक्टर्स हैं। और हमारे पास जो सेट दिया हुआ है वेक्टर सबसेट, सॉरी, जो सेट दिया हुआ है वेक्टर्स का वो A1 A2 तो हमारे पास जो ए सेट में वेक्टर्स हैं वो कितने हैं, वो है अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा m। ठीक है, बी सेट में जो हमने वेक्टर्स माने हैं वो माने अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा r। आ गई बात समझ में? इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे जो r की वैल्यू है ये m से लेस देन r इक्वल्स टू है और 1 से ग्रेटर देन r इक्वल्स टू है। तो इसके लिए हमें स्केलर्स A1 A2 एंड सो ऑन AR इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं। देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, कहाँ पे स्केलर होते हैं, फील्ड में होते हैं। कैसे, किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, सच दैट कि क्या हो रहा है, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस में ए आर अल्फा आर ये 0 के इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से स्केलर से अपने पास यही है ना। ठीक है, इस तरीके से। तो आप बताओ, अगर मैं यहाँ से एक काम कर लूँ कि इसके आगे इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ, कैसा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस AR अल्फा आर, इसमें थोड़ा सा अपने तरफ से चीज़ों को ऐड कर दूँ, यानी कि क्या कर दूँ, AR प्लस 1 अल्फा आर प्लस 1 और प्लस में एंड सो ऑन करके ऐसा कर दूँ A अल्फा m ये 0 के इक्वल हो, तो क्या आप यहाँ से कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं?
कुछ बता सकते हैं कि हाँ ये क्यों किया मैंने? बोलिए। यहाँ पर मैंने क्या किया है, AR+1 यहाँ से, देखो अपने पास जो बी सेट है उसके पास तो AR तक ही है, लेकिन मैंने AR+1 से अपने मन से ये सारी चीजें ऐड की है। लेकिन अगर हमें इसको ऊपर वाले स्टेप के इक्वल ही रखना है तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि AR+1 इक्वल्स टू AR+2 इक्वल्स टू एंड सो ऑन इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, AM। इन सब की वैल्यू अगर अपन 0 कर दें तो देखो ऊपर वाले स्टेप में और इस वाले स्टेप में कोई सा भी डिफरेंस नहीं रहेगा। देखो R तक अपने स्टेप है, उसके आगे अपन ने 0 0 मान लिया सबको, है ना, AR+1 AR+2 सबको 0 कर दिया, तो अपन 0 ऐड करेंगे तो कोई सा फर्क पड़ता ही नहीं है, इसलिए हमने ऐसा मान लिया। लेकिन जब हम ऐसा मानते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सेट ए है वो कैसा दिया है, वो दिया है लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या दिया हुआ है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अब आप यहाँ पे वेक्टर्स देखो तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर अल्फा एम तक जा रहा है, और जो सेट ए है इसमें वेक्टर्स कौन कौन से हैं, अल्फा एम तक है। ये कैसा है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो बताओ इनके वेक्टर्स को लेकर के ये बनाया गया है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन AM अल्फा 1। तो क्या होगा, ये अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू एंड सो ऑन AM की वैल्यू, ये सभी के सभी क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। क्यों 0 मिलेंगे, क्योंकि सेट ए क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर ये सभी के सभी 0 हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, OR। और A1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, A2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। ऐसे करते 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 AR की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। और ये वैल्यू 0 कहाँ से हो रही है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1 अल्फा 1 लेके यही चले थे ना अपन, A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन AR अल्फा R, ये 0 के इक्वल है। और हमारे पास ये जितने स्केलर यहाँ यूज हो रहे हैं वो सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी 0 के इक्वल हैं। ठीक है, सभी के सभी क्या हैं, 0 के इक्वल हैं, सभी के सभी क्या हैं, 0 के इक्वल है। इसका मतलब जो हमारा सेट बी है ना, वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। देखो बी ए सेट क्या दिया है, ए सेट हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दिया है। इस सेट को अपन लेके चलते हैं तो बी सेट इसका कोई सबसेट बना। बी सेट के लिए हमारे पास स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा आर एग्जिस्ट हुए, जिससे कि हमने ये कंडीशन बनाई कि इसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करेंगे। लेकिन हमें क्या पता है किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, हमें सेट ए के बारे में इंफॉर्मेशन है। और अगर सेट ए के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हमने ए इसमें आगे 0 0 0 0 बना करके अल्फा 1 से लेकर के अल्फा एम तक के एलिमेंट्स को लिख डाला। ठीक है, और इसे 0 के इक्वल कर दिया। अब अल्फा 1 से लेके अल्फा एम तक वेक्टर्स कहाँ है, ए में वेक्टर्स है, और ए लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो बताओ ये सब तो अपन पहले से 0 मान के चल रहे हैं। ए लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो A1 A2 एंड सो ऑन AR+1 AR+2 एंड सो ऑन AM, ये सभी के सभी 0 हो जाएंगे। और अगर A1 A2 एंड सो ऑन AR 0 के इक्वल हो गया तो जो बी सेट रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और इसके साथ ही ये थ्योरम हो जाएगी आपकी खत्म। तो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है, एवरी सुपरसेट, क्या कह रहा है, एवरी सुपरसेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट इज लीनियरली डिपेंडेंट। किसी भी वेक्टर्स का जो सेट रहेगा उसका जो सुपर सेट होगा वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, डिपेंडेंट का सुपरसेट क्या है, डिपेंडेंट है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। सिंपल सा, डिपेंडेंट की बात हो रही है तो कोई ना कोई वेक्टर ऐसा रहे, सॉरी कोई ना कोई स्केलर ऐसा रहेगा जो 0 के इक्वल नहीं होगा, है ना।
अगर छोटे सेट में स्केलर जीरो के इक्वल नहीं है तो उसके बड़े वाले सेट में कहाँ से जीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू, है ना। इसी चीज का यूज करेंगे यहाँ पे। कहेंगे मान लेते ए कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर्स का सेट है अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा आर तक का, और दूसरा कोई ये जो ए सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, और इसका कोई सुपर सेट है बी जिसके पास आर से ज्यादा एम तक के वेक्टर्स हैं। तो ये क्या है, बी सेट जो है ए का सुपर सेट है। सुपर सेट का मतलब क्या हो गया, ज्यादा एलिमेंट, है ना। ऐसा लिखा हुआ है इस तरीके से। कौन से तरीके से, ऐसा ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। तो बी को क्या कहा जाएगा, सुपर सेट कहा जाएगा, और ए को क्या कहा जाएगा, सबसेट कहा जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट है। अगर ए लीनियरली डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट की कंडीशन है होती है कि हमारे पास स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे, नॉट ऑल जीरो, है ना। हमारे पास स्केलर एग्जिस्ट करेंगे a1 a2 एंड सो ऑन ए आर जिसमें कि सभी के सभी जीरो के इक्वल नहीं होंगे। और अगर सभी के सभी जीरो के इक्वल नहीं होंगे तो कंडीशन ये वाली तो चलती रहेगी, a1 प्लस अल्फा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन ए आर अल्फा आर। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे सारे स्केलर्स जीरो नहीं है तो देखो यहाँ तक तो अपना चल ही रहा कारोबार पूरा का पूरा। इसके आगे अपन क्या करते हैं, बी सेट को बनाने के लिए, यानी कि इसके सुपर सेट को देखें तो इसके पास अल्फा आर प्लस 1 से लेके अल्फा एम तक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, एक्स्ट्रा वेक्टर्स को अपन ऐड करते हैं, और इनके साथ जो स्केलर्स आ रहे हैं इन स्केलर्स को क्या मान लेते हैं अपन, जीरो मान लेते हैं। मान लेते हैं ए आर प्लस 1 अल्फा आर प्लस 1 एंड सो ऑन ए एम अल्फा एम। यहाँ तक पूरा ये चल रहा है, और जहाँ पे ए आर प्लस 1 ए आर प्लस 2 ए आर प्लस 3 एंड सो ऑन ए आर प्लस एम सभी के सभी क्या हैं, जीरो के इक्वल हैं। तो बताओ इस इक्वेशन पे कोई भी फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अपन जीरो को ऐड करेंगे तो कोई फायदा कोई नुकसान कुछ भी नहीं होगा। और अगर कुछ भी नहीं होगा तो हमारे पास एक बेनिफिट वाली चीज आ जाएगी कि ये बन जाएगा किसके लिए, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू जीरो किसके लिए बन जाएगा, बी के लिए बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो अल्फा 1 से लेके अल्फा एम तक के वेक्टर्स है, और अल्फा 1 से लेके अल्फा एम तक के वेक्टर्स कहाँ है, बी में है। इस तरीके से है कि a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन ए एम अल्फा एम ये जीरो के इक्वल है। लेकिन अगर हम इस कंडीशन को यहाँ पे कर ले यूज कि a1 a2 एंड सो ऑन ए आर ये सभी के सभी जीरो के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर इस वाली लाइन में भी a1 a2 एंड सो ऑन ए आर आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो सभी के सभी जीरो के इक्वल नहीं होंगे, और सभी के सभी जीरो के इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास देखो ये लीनियर कॉम्बिनेशन, ये मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 एंड सो ऑन ए एम अल्फा एम इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पे सारे के सारे स्केलर्स जीरो के इक्वल नहीं है। और अगर स्केलर्स जीरो के इक्वल नहीं होते हैं तो सेट क्या हो जाता है, वेक्टर्स का लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो इसके साथ ये थ्योरम जो है ये भी हो जाती है एंड। करते हैं नेक्स्ट थ्योरम, और नेक्स्ट थ्योरम जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा इफ ए वेक्टर अल्फा is a linear combination of vectors alpha 1 alpha 2 and so on alpha m, then the set alpha 1 alpha 2 and so on alpha m और उसके साथ में अल्फा को ऐड कर दिया गया है obtained by the joining of alpha to give the vectors is linearly dependent। यानी कि अगर कोई वेक्टर अल्फा है ये बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल चल रहा है, इक्वल है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एम के जैसा। तो अपन को बताना है अगर इसको हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम में ऐड कर देंगे तो हमें एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट मिलेगा। और लीनियरली डिपेंडेंट सेट का मतलब आप सिंपल सी भाषा में समझ जाओ, सारे के सारे स्केलर्स जीरो के इक्वल नहीं होंगे, कोई तो ऐसा होगा जो अपनी बात नहीं मानेगा, बोलेगा हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट होना ही नहीं है, हमें जीरो के इक्वल नहीं होना है। तो ऐसा ही कुछ है, थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, है ना। तो
बिल्कुल छोटी सी थ्योरम है, बहुत ही छोटी सी। यार तुम इससे इरेज भी नहीं होता है, फटाफट इरेज हो जाए। देखो क्या कह रहा है स्टेटमेंट, कह रहा है कि कोई सा वेक्टर अल्फा है, ये क्या है, ये a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन an अल्फा n जैसा है। n तक ही दिया ना यहाँ पे, यहाँ पर अपन को m तक दिया है, तो अपन यहाँ भी क्या कर लेते हैं, m कर लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, m कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपने पास कोई वेक्टर है प्लस am अल्फा m। ठीक है, अब अपने पास एक सेट है, इस सेट में अपने पास अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा m तक वेक्टर है। अब इसमें अगर ये वाला वेक्टर अपन एड अप कर ले, यानी कि इसके साथ ही अल्फा को भी मिला लें, तो हमारे पास इससे जो नया वेक्टर्स का सेट बना है ये लिनियरली डिपेंडेंट होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो फटाफट आ जाओ, ये समझ लेते हैं। देखो अल्फा क्या है, अल्फा इज लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा m। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास a1 a2 एंड सो ऑन am वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट अल्फा को हम a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन am अल्फा m लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो देखो थोड़ा सा यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि ये जो अल्फा है, अगर अपन इसको ट्रांसफर कर दे उस साइड, तो इसके कोफिशिएंट में भी क्या है, पॉजिटिव साइन है। उधर लेके जाएंगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसा प्लस लगा करके -1 इंटू अल्फा लिख दूं, तो मेरे हिसाब से कोई सी गलती अपन ने नहीं करी, एकदम सही सही है, कोई भी इनक्वालिटी इक्वेशन कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ, है ना। और अगर कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ तो देखो यहाँ पर अपने पास क्या कंडीशन आ गई है, अपने पास कंडीशन आ गई है a1 अल्फा 1 है प्लस a2 अल्फा 2 है प्लस एंड सो ऑन प्लस में am अल्फा m है, और इसके साथ एक स्केलर -1 आ गया है अल्फा के साथ। अब ये जीरो के इक्वल है। देखो अगर ये a1 जीरो के इक्वल हो जाए, a2 जीरो के इक्वल हो जाए, am जीरो के इक्वल हो जाए, लेकिन ये -1 कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। और अगर ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब ये निकलेगा कि हमारे पास ये तो बन के आ गया जीरो के इक्वल, लेकिन सारे के सारे स्केलर्स जीरो के इक्वल नहीं हुए। और अगर सारे के सारे स्केलर्स जीरो के इक्वल नहीं होते हैं तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये जो अपने पास नया वेक्टर यहाँ पे एडअप कर दिया था हमने, उससे जो नया सेट बना वो लिनियरली क्या होगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर ये समझ में आ गया तो ये हो गई थ्योरम आपकी खत्म। ठीक है।